जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज चला रखी है, जिसमें हम एक वीडियो इसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज जो हमारा ये सेकेंड वीडियो है, दोनों में देखिए आज मेन जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बताया था मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर और आज क्या बताऊँगा आज इस वाले वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सारी जो बेसिक बातें होती हैं, जहाँ से अपन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझने में फ़ायदा मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई फंड आता है तो उस फंड का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा पहला वीडियो देख लिया होगा और उसके बाद में ही ये आप वीडियो देख रहे होगे। पहले वाले वीडियो के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, वो जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, वो हमने आपको थोड़ा सा एक बताया था कि उसको करने का क्या तरीका रहने वाला है। हमने आपको जो लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था, वो सबसे लास्ट में जाते डिस्कस किया था। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जैसा आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रही है, ये वाला एक फॉर्मेट आपको डिस्कस करके बताया था कि अगर कैपिटल रिसिप्ट आपसे पूछे तो कैपिटल रिसिप्ट आपको पता होनी चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट पूछे तो रेवेन्यू रिसिप्ट पता होनी चाहिए। ये 2 तरह की रिसिप्ट बताई थी मैंने आपको, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था। मैंने आपको बताया था कैपिटल जो दोनों बिलोंग करते हैं वो बैलेंस शीट से करते हैं, और रेवेन्यू जो हमारा बिलोंग करता है या जो किससे ट्रीट किया जाएगा, कहां पर लिखा जाएगा, कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बिलोंग करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी लास्ट वाली क्लास देख ली होगी। और आज हम आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले अलग अलग टाइप के फंड की अकाउंटिंग करना सिखाएंगे। बोले कैसे कैसे फंड आते हैं सर, वो भी दिखा देता हूं आपको। पहला हमने हमारी स्लाइड के ऊपर ले रखा है कि सबसे पहले जो फंड है वो फंड आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला जो लिखा हुआ है स्पेसिफिक फंड। अब स्पेसिफिक फंड जो है वो हमारी कौन सी रिसिप्ट होती है सर, तो स्पेसिफिक फंड जो भी होगा वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। सबसे पहले सर पता नहीं चला हमें कि सर स्पेसिफिक फंड होते क्या है। मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए 2 तरह के फंड हो सकते हैं। फंड कितने तरीके के हो सकते हैं, बोले 2 टाइप के। बोले कौन कौन से, एक तो हो सकता है जनरल फंड और एक हो सकता है स्पेसिफिक फंड। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? जनरल फंड वो फंड होता है जिसका पर्पस पहले से डिसाइड नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन उस फंड का यूटिलाइजेशन कहीं पे भी कर सकती है, दैट इज अ जनरल फंड। उसका कोई ऐसा नहीं बता रखा होता है कि इस फंड का यही यूज करना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, दैट इज अ जनरल फंड। और स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है कि जो आपको फंड रिसीव हुआ है उसका यूज वही करना है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 तरह के फंड हो सकते हैं, जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। मैं आपको थोड़ा सा पहले आप लेकर आया हूं स्पेसिफिक फंड के ऊपर। देखिए स्पेसिफिक फंड को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। स्पेसिफिक फंड को भी किसमें, कैपिटल रिसिप्ट है तो समझ गए क्या होगा इसका मतलब। अरे जैसे ही कोई आपको बोले कि कैपिटल रिसिप्ट है, तो कैपिटल रिसिप्ट होती है तो हमें बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाना है, लायबिलिटी साइड में दिखाना। कल मैंने आपको समझाया था। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट हो तो क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाना है, और कैपिटल रिसिप्ट हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना। बोले यस सर। अब देखिए स्पेसिफिक फंड को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन असेट्स फंड। नॉन असेट्स फंड का मतलब ये होता है कि आपको जो फंड रिसीव हुआ है उससे कोई भी असेट्स एग्जिस्टेंस में नहीं आती हैं, मतलब कोई भी असेट्स नहीं बनती है उससे, अदर काम के लिए मिला है। स्पेशल इवेंट फंड बोल सकते हैं इसको, नॉन असेट्स फंड भी बोल सकते हैं। और एक और वर्ड इसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, वो कर रहा हूं स्पेसिफिक इवेंट फंड। इसका मतलब होता है कि आपको जो फंड मिला है वो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए मिला है। और दूसरा जो है ये अगर नॉन असेट्स फंड है तो सेकंड है बेटा असेट्स फंड। असेट्स का मतलब ये फंड आपके किसी न किसी असेट्स के रिगार्डिंग मिला है, इससे कोई ना कोई असेट्स बनेगी आपके, इससे कोई ना कोई नई असेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाली है। तो ये दोनों तरह के अलग अलग स्पेसिफिक फंड है। एक तो क्या होता है, कोई स्पेसिफिक इवेंट का फंड, इवेंट के लिए मिला हुआ फंड है, और कोई असेट्स के लिए मिला हुआ फंड है। ये 2 तरह की है। अब देखो स्पेसिफिक जो इवेंट फंड है, जो स्पेसिफिक इवेंट फंड है उसके लिए हमने क्या लिखा है, कहां शो होता तो लायबिलिटी साइड में शो होगा, ये भी कहां शो होगा तो लायबिलिटी साइड में होगा। अरे दोनों ही स्पेसिफिक फंड है तो लायबिलिटी साइड में शो होना ही है। अब क्या होता है, अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर डिडक्टेड फ्रॉम द फंड। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपने कोई भी फंड रिसीव किया, जैसे मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर आपने कोई भी फंड रिसीव किया। सर फंड कौन सा रिसीव किया, मान लीजिए आपने
एक फंड मिला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखा हुआ था प्राइस फंड। क्या लिखा हुआ था? प्राइस फंड। मतलब ये जो आपको पैसा मिला हुआ था वो पैसा किसके लिए मिला हुआ था? वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिला था। तो ये प्राइस फंड आपको मिला हुआ है, ये आपने कहां दिखा दिया? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में। अब जो ये फंड मिला हुआ है इसके रिगार्डिंग आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, अगर मान लीजिए कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो आप, मान लीजिए आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में नहीं लिखना है, क्योंकि उस एक्सपेंडिचर के लिए हमें पर्टिकुलर क्या मिला हुआ है? फंड मिला हुआ है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर? हमें क्या करना पड़ेगा? जो उस प्राइस फंड में से हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंडिचर है तो आप उसके रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करिए और बाद में अगर कुछ बचता है तो ब्रैकेट में लिखिए। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? मान लीजिए प्राइस फंड आपके पास 10,000 है, अब आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? मान लीजिए 6,000 हुआ है, तो यहां बाहर कितना आ जाएगा बेटा? तो 4,000 आ जाएगा। ठीक है सर। कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस फंड आपके पास 10,000 है और आपके पास जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो मान लीजिए ज्यादा हो गया, 12,000 हो गया, तो क्या सिचुएशन होगी सर? अगर आपका प्राइस फंड 10,000 है और अगर एक्सपेंसेस 12,000 होता है तो उस सिचुएशन में यहां पर 12,000 नहीं लिखना है। बोले क्यों नहीं लिखना सर यहां पर 12,000? क्योंकि हमारे पास फंड ही कितना है? हमारे पास फंड ही केवल 10,000 है। तो यहां पर एक्सपेंसेस जो लेस होने वाले हैं वो आप 10,000 लेस कर दीजिए। यहां पर जो हम लेस करेंगे वो केवल और केवल 10,000 लेस करेंगे। सर अभी 2,000 का क्या करेंगे? फंड हो गया जीरो, यहां पर प्राइस फंड 10,000 था, एक्सपेंसेस 12,000 हुए, लेकिन लेस यहां से कितना किया? 10,000। तो सर इसके ऊपर हमने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा, बिल्कुल बनाया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां पर लिखना है टू प्राइस एक्सपेंसेस, और वो कितना लिखना है बेटा? 2,000। मतलब कहने का ये कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए फंड मिला है उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाइए, और अगर उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंडिचर होता है तो उसको क्या करिए? उस फंड में से लेस करिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप चिंता ना करिए, तो केवल समझाने के लिए। अभी अलग अलग टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आप चिंता ना करें अभी का भी। और इसी क्लास में आपका ये फंड वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सैंपल में दे रखा है, इसके बाद में आप डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने सैंपल पेपर से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो डायरेक्ट अटेंड कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। अब देखिए आगे, अब क्या है सर? अब मेरे कहने का मतलब ये कि प्राइस फंड मिला है, मैच फंड मिला है, कोई भी फंड मिला है, अगर वो स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लाओ, और अगर उसके ऊपर कुछ अमाउंट एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर होता है तो वो क्या करो? उस फंड में से डिडक्ट करो। बोले ठीक है सर। सर असेट्स फंड क्या होता है? अगर आपको कोई फंड मिला है, जैसे मान लीजिए फंड मिला है कि भी फंड फॉर बिल्डिंग, आपको फंड मिला है, वो किसके लिए मिला है? बिल्डिंग के लिए मिला है, मतलब आपको बिल्डिंग बनवानी है। एक बात तो उसको कहां लिखेंगे? बोले सर लायबिलिटी साइड में लिखिए, लायबिलिटीज ही हमारी। अगर उसके ऊपर जैसे जैसे अमाउंट एक्सपेंडिचर करोगे, तो अमाउंट एक्सपेंडिचर करोगे तो आपकी एक तो असेट्स बनेगी। बोले हाँ सर असेट्स बनेगी, तो उस असेट्स को अपन कहां दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाएंगे। और जो फंड है उसमें से वो अमाउंट क्या करो? लेस करो। एक्सपेंडिचर डिडक्टेड फ्रॉम द फंड। एक्सपेंडिचर तो डिडक्ट इसमें भी किया था सर, अरे हाँ तो इसमें भी करना है, लेकिन इसमें एक और काम करना है, एक एडिशनल काम करना है। जितना एक्सपेंडिचर कर दिया है वो का वो फंड आपको क्या करना है? एडेड इन द कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड को अपन जनरल फंड या कैपिटल फंड बोल सकते हैं। बताओ क्या किया? वापस से बताता हूं मैं आपको। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बोले सर समझ में नहीं आया, अभी मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ फंड मिला है 10 लाख रुपीज का, और वो फंड मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए। कहां लिखा आपने? लायबिलिटी साइड में लिखा होगा। बोले यस सर। और आपको मिला है फंड फॉर बिल्डिंग। बोले यस सर, ये मिला आपको। और कितना मिला? तो 10 लाख। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। इस साइड में आपका कैपिटल फंड भी दिया, वो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कैपिटल फंड पहले से आपका 20 लाख है, तो ये भी लिखा हुआ होगा। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, कैपिटल फंड का ट्रीटमेंट नहीं करना, मेरे को पहले ट्रीटमेंट करना फंड फॉर बिल्डिंग का। अब आपके क्वेश्चन में लिखा आया कि भाई आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कितना फंड मिला है? 10 लाख मिला है। लेकिन उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ आ जाता है कि आपने जो बिल्डिंग के ऊपर इस साल खर्च की है, जो बिल्डिंग आपने बनाई है अभी तक हो सकती है इन प्रोग्रेस हो, लेकिन जो बिल्डिंग बनाई है, मान लीजिए वो 4 लाख की बिल्डिंग बना दी है, तो वो 4 लाख की बिल्डिंग बनी होगी, तो बिल्डिंग इज अवर असेट्स। बोले हाँ सर। तो यहां पर कोई एक्सपेंसेस तो अपन डायरेक्ट लेस नहीं करते बेटा, वहां पर एक्सपेंस हो रहा था, जैसे यहाँ पर प्राइस फंड था, इसमें से एक्सपेंस हो तो माइनस कर दी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमने क्या बना दी? असेट्स बना दी। तो ये असेट्स जो भी थी, असेट्स का मतलब बिल्डिंग, असेट्स का मतलब क्या है? बिल्डिंग। और वो कौन सी बिल्डिंग? जो आपने अभी तक बना दी है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कितने की बना दी है? 4 लाख की। बोले हाँ सर। तो बिल्डिंग आपने बना दी है 4 लाख की, लेकिन यहां पर फंड कुछ कम हुआ क्या?
अरे पहले तो आपने इसमें से लेस किया तो फंड कम हो गया था, लेकिन इसमें से अभी तक आपने बिल्डिंग को इस साइड में लिख लिया, तो फिर यहां पर फंड तो कुछ कम हुआ ही नहीं है। तो क्या करना है सर, यहां से करेंगे लेस और लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितने रुपए से, 4 लाख से, तो बाहर कितना बचेगा बेटा, 6 लाख बचेगा। और इसमें ऐड करिए कैपिटल फंड के अंदर ट्रांसफर फ्रॉम, मैं अभी पूरा क्वेश्चन करके बताऊंगा, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, और वो है 4 लाख। तो इससे हमारी कैपिटल कितना हो जाएगी, 24 लाख। बस ये ध्यान रखिए आप। तो मैंने इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या बताया, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने एक्स्ट्रा ये बताया है कि इसके अंदर जो असेट्स बनती है वो तो असेट्स साइड में दिखानी है, और जो आपने जितना एक्सपेंडिचर उसके ऊपर कर दिया है वो उस फंड में से तो क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, और आपकी जो कैपिटल फंड होता है उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये मैंने इस पर लिखा हुआ भी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बोले ऐसा समझ में तो आया है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। उसी के लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है। इसी रीजन की वजह से मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन लिया है। बोले कैसा क्वेश्चन है सर, बताइए ना। अभी बताता हूं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में शायद आपको 6 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन तो मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और सॉल्यूशन करवा के फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 टाइप के फंड बताने आपको। एक तो बताना है नॉन असेट्स फंड, मतलब है तो स्पेसिफिक ही है, लेकिन वो नॉन असेट्स फंड है, मतलब उससे कोई असेट्स क्रिएट नहीं होगी, और एक बनाना असेट्स फंड। तो ये दोनों बताने से आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखना, सबसे पहले लिखा हुआ बेटा कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लिखा हुआ है कि ये जो आपको आइटम्स दिख रहे हैं, जो आइटम्स आपको शो हो रहे हैं, वो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करवाओगे आप। बोले ठीक है सर, करवाइए आप। देखो मैं सबसे पहले करवाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा टूर्नामेंट फंड है हमारे पास कितने रुपए से, 2 लाख, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है तो 60,000, एंड रिसीव फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड कितना है, सॉरी रिसीव फ्रॉम द टूर्नामेंट कितना है तो 80,000। मैं आपको पहले तीनों का रिटर्न बताता हूं। नई स्लाइड पे मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। सबसे पहले आपको दे रखा टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड आपको कितना दे रखा है, बोले 2 लाख सर। टूर्नामेंट फंड कितना दे रखा है, 2 लाख सर। उसके बाद में आपने कुछ टूर्नामेंट के ऊपर एक्सपेंसेस किए हैं, ये देख लीजिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000। बोले हाँ सर, तो हमने टूर्नामेंट के ऊपर एक्सपेंसेस किए, वो किए 60,000, और टूर्नामेंट से ही कुछ रिसिप्ट भी हुई, देख लीजिए, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। बोले हाँ सर, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, तो सर रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट कितना हुआ है, वो 80,000 हुआ है। और आपको बोला गया है कि आपको इसके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करोगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। जैसे ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक आता है बेटा इनकम एंड, मैं ऐसा कंटिन्यू नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक होती है बैलेंस शीट। बोले होती है कि नहीं होती है बेटा, ये सारी की सारी चीजें मान लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जितना रिसिप्ट हुआ, जैसे ये भी लिखा हुआ आएगा, ये भी लिखा आएगा, सब कुछ आएगा। टूर्नामेंट फंड रिसीव हुआ तो वो भी आएगा, अगर ओपनिंग होगा तो नहीं आएगा बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर रिसिप्ट हुआ इस साल तो ही आएगा। बोले यस सर, ये तो पता हमें। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो टूर्नामेंट फंड है, दैट इज ए स्पेसिफिक फंड और जर्नल फंड। तो आप बोलेगे सर दैट इज ए स्पेसिफिक फंड, क्योंकि इसका यूज जो हम कर सकते हैं वो टूर्नामेंट के लिए ही कर सकते हैं। तो इसको हम कहां शो करेंगे बेटा, स्पेसिफिक फंड को? तो सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यहां लिखूंगा मैं टूर्नामेंट फंड। बोले यस सर। और टूर्नामेंट फंड आप लिखोगे तो सर कितना लिखोगे, तो मेरे पास टूर्नामेंट फंड है 2 लाख रुपीज, यहां लिख लूंगा 2 लाख। तो ठीक है सर। मैं आप अगर बाई चांस सोचेंगे कि सर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कहां आने वाले हैं, मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। अगर ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के रिलेटेड अगर कोई फंड नहीं होता तो ये 100% इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आता, मतलब इस साइड में आता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आता। लेकिन हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए ऑलरेडी फंड है, तो क्या करना है सर इसमें से लेस कर दीजिए, लेस टूर्नामेंट
एक्सपेंसेस। सर लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना कर दूं? 60,000। इससे कितना बचा मेरे पास? इससे मेरे पास बचा 140। और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट क्या कर दो सर? अरे ऐड कर दीजिए बेटा। अगर आपको कोई रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। आपने टूर्नामेंट करवाया होगा, उससे कुछ एंट्री फीस वगैरह जो भी लिया होगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,20,000। ये इसका सॉल्यूशन है। केवल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करवाना होता है, ना कि थ्योरी में लिखना होता है। वहां पर आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करवाओगे, तो आप ऐसे लैंग्वेज बना के ना लिखे कि दैट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट वी हैव नोट ऑफ द टूर्नामेंट फंड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड एंड रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट इज एडेड। ऐसा नहीं लिखना है, आपको उसको दिखाना है, बैलेंस शीट बनानी है। या फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाइए, जिसमें भी आता है उसको आपको दिखाना है। बोले यस सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से आपको दिखाना होता है। क्या क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा? टूर्नामेंट फंड था, कहां चला गया? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला गया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे, क्या कर दिया? उसमें से डिडक्ट कर दिए। और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट था, उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब सेकंड वाला देखो, मैं इसको डायरेक्ट करवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बता देता हूं। बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस लिखा हुआ बेटा, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस भले ही आपके पास है, लेकिन क्या आपको इसके रिलेटेड कुछ फंड दे रखा है क्या? बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस के रिलेटेड कोई फंड है क्या? बोले फंड तो नहीं है। तो फंड नहीं है तो क्या दिक्कत है? जो मैच एक्सपेंसेस हैं दैट इज द नेचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, और आप इसको कहां दिखा दीजिए? इसको सीधा का सीधा आप कहां दिखा दीजिए? ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसमें एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दीजिए 2 बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। 2 बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस दिखा दोगे क्या? बोले यस सर। इसमें कहीं पे भी लायबिलिटी साइड में जाना मत, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई फंड ही नहीं है। बोले ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट देखिए, रिसिप्ट फ्रॉम द सिनेमा शो टिकट। मतलब आपने क्या किया है? कुछ रिसिप्ट की है। कहां से की है? तो सिनेमा शो टिकट, मतलब आपने सिनेमा के शो करवाए और वहां से जो लोगों से टिकट का पैसा कलेक्ट किया है उससे आपको 50,000 रुपीज रिसिप्ट हुआ है, और एक्सपेंसेस किए उसके ऊपर, वो क्या करेंगे सर? अरे ये कोई फंड नहीं है बेटा, ये तो हमारी इनकम है और ये उसके ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर है। सर इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको भी आपको दिखाने का तरीका मैं बता देता हूं। ये फंड नहीं है बेटा, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रिसिप्ट हुआ वो तो इनकम साइड में दिखाइए। यहां लिखेंगे बाय रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट। सिनेमा शो टिकट, तो सिनेमा शो टिकट से कितना आया? तो 50,000 आया है। बोले ठीक है सर। और इसके ऊपर कितना एक्सपेंसेस हुआ है? तो यहां लिख लीजिए 2 एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो टिकट। बोले यस सर। तो कितने शो? सिनेमा शो कितने रुपए से? 15,000। बस इतना ही करना है। क्या किया वो पता चला आपको? बोले हाँ सर पता चला। अगर बाई चांस ये एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी नहीं करना है, उसको एक्सपेंडिचर साइड में लिख लीजिए। बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस सीधा एक्सपेंसेस है, उसको लिख लीजिए। इसमें एक्सपेंसेस भी दे रखा है बेटा, और हमें उससे ऊपर कुछ इनकम हुई है, रिसिप्ट हुई है, वो भी दे रखी है। फंड वंड कुछ भी नहीं था जैसा इसमें था। देखो आप, इसमें ऑलरेडी हमें क्या दे रखा था? टूर्नामेंट फंड दे रखा था, फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए थे, और फिर उसके ऊपर क्या हुई थी? रिसिप्ट हुई थी। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां हमें सिनेमा शो करवाने से कुछ टिकट के ऊपर रिसिप्ट हुई है 50,000, दैट इज शोन इन द इनकम साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड that is shown in the income side of the income and expenditure account, and expenses is shown in the expenditure side of the income and expenditure account. ये मैंने आपको बता दिया। रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट है, वो कहां जाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। और एक्सपेंसेस ऑन द सिनेमा शो है, वो कहां जाएंगे? तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। ठीक है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आ रहे हैं मेरे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बोले ठीक है सर। ये जो पॉइंट है वो फोर्थ वाला डिस्कस करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि इसके बाद में आपको फंड बेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बताइए कि प्राइस फंड लिखा हुआ है। बोले हाँ सर। आप खुद ही बता दीजिए ये प्राइस फंड कहां जाएगा। बोले सबको पता है सर कहां जाएगा, फंड है, प्राइस फंड है, स्पेसिफिक फंड है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। बस ठीक है, बहुत अच्छा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये मेरी बैलेंस शीट है मान लीजिए। इस बैलेंस शीट के अंदर आपने बोला कि सर प्राइस फंड है, तो प्राइस फंड कहां जाएगा? तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जाएगा। बोलिए यस सर। तो प्राइस फंड कितना है सर? 1 लाख रुपीज है। मैंने इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख लिया 1 लाख रुपीज प्राइस फंड।
बोले यहां तक कोई दिक्कत? बोले नहीं है सर। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। ये बोल रहा है कि हो सकता है, मेरे को पता नहीं, अभी आगे बताएगा, कि हो सकता है ये फंड जो आपको मिला था उसको आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, और इन्वेस्ट करने से आपको उसके ऊपर क्या मिला है? कुछ इंटरेस्ट मिला। देखिए पहले तो अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इन्वेस्टमेंट असेट साइड में आएगा, ये असेट साइड है। बोले यस सर। अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो किस साइड में आएगा? असेट साइड में आएगा। और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या मिली है? इनकम मिली है, असेट्स मिली है, सॉरी इनकम मिली है, इंटरेस्ट मिला है, तो उसको क्या करेंगे सर? अरे उसको क्या करेंगे हम, अब मैंने आपको अभी बताया कि उस फंड के रिलेटेड कोई भी अगर आपको इनकम होती है, वो फंड से ही हुई है, वो फंड आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर क्या हुई? आपको इनकम हुई है, तो उसको भी आप ऐड करेंगे बेटा, यहां पर ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। 100% मैं आपको बताता हूं कि प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट होगा। मैं आपको और इस क्वेश्चन को भर के बताता हूं। ये तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 10,000 का। बोले यस सर, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। सर ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा 1,10,000। यहां तक मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। बोले नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्राइज अवार्डेड कितने किया आपने? 20,000। अब आप बताइए कि मैंने कितने प्राइज अवार्ड किए, मतलब ये मेरा एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? बोले है सर। क्या करेंगे बताइए सर? लेस करेंगे प्राइज अवार्डेड, जो प्राइज अवार्ड किया आपने 20,000 के, दैट इज एक्सपेंडिचर। बोले यस सर। तो ये जो एक्सपेंडिचर हमने किए हैं उसके बाद में हमारे पास जो फंड बचा होगा वो कितना बचा होगा वही बताता हूं। और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है, तो 80,000 का है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट नहीं होता, प्राइज फंड अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो बताइए कि कुछ हमें इंटरेस्ट मिलता क्या? अरे आपने इन्वेस्ट कर रखा बेटा वो पैसा, वो इन्वेस्ट करने की वजह से आपको क्या रिसीव हुआ? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और इंटरेस्ट रिसीव होना हमारी इनकम है, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया और मैंने उसको क्या कर दिया है? प्राइज अगर अवार्ड किए, मैंने प्राइज किसी को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो मेरे पास फंड कम हुआ होगा और मेरे पास फंड अब कितना बचा होगा? तो 90,000 बचा होगा। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कितने आने वाले हैं सर? 90,000 आने वाले हैं। बिल्कुल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कितना आएगा? 90,000। ये समझ में आया होगा आपको। और बैलेंस शीट के असेट साइड में कितना आया होगा? तो 80,000 आया होगा। कुछ एक बच्चों के दिमाग में ये आ रहा सर, कुछ एक बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दे रखे जो 80,000, उसके अंदर क्या ये इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि आपको असेट्स बड़ी तो होगी, अगर आपने 10,000 रुपीज रिसीव किया होगा तो बेटा कैश के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। मतलब आपका प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट तो कितना? 80,000। उसके ऊपर हमें वो इंटरेस्ट मिल गया है, तो इंटरेस्ट मिल गया है तो उससे कैश मिला होगा या चेक मिला होगा या बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा, तो हमारी असेट्स ऑलरेडी बढ़ चुकी है 10,000 से। उसको वापस से नहीं बढ़ाना है, केवल हमें फंड में दिखाना है कि हमारा फंड भी इंक्रीज हुआ है 10,000, उसके ऊपर मेरे को क्या मिला? इंटरेस्ट मिला है। एक एग्जांपल और देता हूं। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि 10,000 का इंटरेस्ट अक्रूड होता, मतलब ड्यू तो हो गया होता, लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ होता तो क्या होता सर? तो रिसीव नहीं हुआ होता तो फिर हमें यहां पर दिखाना पड़ता एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दिखाना क्यों पड़ता? क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे पास कैश इंक्रीज नहीं हुआ होता। बोले ठीक है सर। तो शायद मेरे को लगता है कि ये भी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने आपको? 4th वाला। प्राइस फंड कितना था? 1 लाख था। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला? 10,000। किस में ऐड कर दिया? प्राइस फंड के अंदर ऐड कर दिया। और प्राइस अवार्ड किए वो क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ, उसमें से लेस कर दिया। और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट था, दैट इज अ पार्ट ऑफ असेट्स, असेट्स में दिखा दिया। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन करा दीजिए सर। प्राइस फंड कितना? 80,000। बोले यस सर। बताइए प्राइस फंड है 80,000, आप बता दीजिए मेरे को कि प्राइस फंड को मैं कहां लिखूं? सर वही लिखेंगे, बार बार क्या बताना है इसमें? अरे इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि मैं आपको इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दिया अब आपको पता चल जाना चाहिए। प्राइस फंड कितना? सर प्राइस फंड दे रखा हमें 80,000, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख लिया सर। बोल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस फंड तो लिख लिया, लेकिन उसके बाद में लिखा हुआ है कि 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखा है, इस फंड का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो कर रखा है 80,000 रुपीज से। तो ठीक है सर। तो ये 10% का मतलब क्या सर? ये भी मैं बताता हूं। 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या है ये अभी मैं बता देता हूं। इस पैसों को आपने इन्वेस्ट कर दिया। 10% का मतलब ये है बेटा कि इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 10% मिलने वाला है। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कब किया है? तो 1 अप्रैल 2019 या ऐसा कुछ डेट है, एक सेकंड में देख लेता हूं।
1 अप्रैल 2019 को कर रखा है। कब कर रखा है बेटा? 1 अप्रैल 2019 को, मतलब बिगिनिंग में कर रखा है 1 अप्रैल 2019 को। मतलब ये मान के चलो कि बैलेंस शीट आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 31 मार्च 2020 को कर रहे हैं, एज ऑन या एज एट। बोले यस सर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसका कैलकुलेशन समझाऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में समस्या है, लेकिन अगर ये समझ गए तो फिर आपको स्पेसिफिक फंड के अंदर, वो भी नॉन असेट्स फंड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो असेट्स फंड के ऊपर है, वो मैं आपको समझा दूंगा। बोले सर दोनों पॉइंट समझ में आ गए हमने। पहला पॉइंट तो आपने बोला कि प्राइस का जो फंड है वो हमारी लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटीज हमें दिखा दिया है। असेट साइड में क्या दिखाया? वो पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया है, उसको हमने असेट साइड में दिखा दिया है। बोले ठीक है सर, ये दोनों काम हमने कर दिए। आगे की लाइन पढ़िए। आगे लाइन लिखी हुई है डोनेशन। देखो ये था प्राइस फंड 80,000 एंड 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 80,000 हो गया यहां तक? बोलिए सर। फिर क्या कह रहा है? डोनेशन फॉर प्राइस फंड ₹12,000। अब बताइए हमें और डोनेशन मिला है, ये तो प्राइस फंड पहले से ही था 80,000, वो तो मैंने ओपनिंग में लिख लिया। अब मेरे को ड्यूरिंग द ईयर और डोनेशन मिला है, और वो भी किसके लिए मिला है? तो प्राइस फंड के लिए मिला है। इसका मतलब इसी के रिगार्डिंग इनकम है कि नहीं? बोले है सर। तो ऐड करेंगे डोनेशन फॉर प्राइस जो भी है, और कितना मिला है? तो 12,000 मिला शायद। बोले यस सर, ये 12,000 लिख लीजिए। अब कितना हो गया सर? अब हो गया 92। सर आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि आपने कितना प्राइस अवार्ड किया? तो प्राइस अवार्डेड ₹14,000। बोले यस सर। अगर प्राइस अवार्ड किया होगा तो इसमें से एक्सपेंसेस हुआ है, तो प्राइस अवार्डेड को क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में भी किया था। बोले यस सर। तो प्राइस अवार्डेड कितने के किए सर? तो प्राइस अवार्डेड किए हमने 14,000 के, वो 14,000 इसमें से क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। तो मैंने जैसे ही 14,000 लेस किए, 0 0 0 12 - 4 8 एंड 8 - 1 = 7, 78,000 बचा। बोले यस सर। अब मेरे कहने का मतलब आगे, अब बोले देखो ये दे रखा है कि नहीं दे रखा, वो भी अपन सोचना। अगर मान लीजिए नहीं दे रखा होता, लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ₹4,000। अब सोचना खाली आप, हमारे को ये जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला कितना है? 4,000। तो ये तो हमारी इनकम होगी। तो आपने लिख लिया एड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। बोले हाँ सर। तो ये कितना मिला? 4,000 मिला। तो मेरे पास कितना हो गया? वो हो गया सर 82,000। काम यहीं तक खत्म नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग भी हो सकता है। क्यों हो सकता है रॉन्ग? अब आपको मैं बताता हूं हिसाब। आपने ये इन्वेस्टमेंट कर रखा, वो कितने का कर रखा है? ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। नया क्या कर रहा हूं वो बता रहा हूं। देखो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बेटा, कैलकुलेशन बता रहा हूं थोड़ा सा नीचे, वो कर रखा है 80,000 का। बोले यस सर। इन्वेस्टमेंट कर रखा है 80,000 का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कब कर रखा है? तो सर 1 अप्रैल को कर रखा है। और बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? तो 31 मार्च को बना रहे हैं। तो मतलब इन्वेस्टमेंट तो पूरे 12 महीनों का कर रखा है। बोले यस सर। तो 80,000 के ऊपर आपको कितने % इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? वो भी 10% मिलना चाहिए था। और कितने महीनों का मिलना चाहिए? तो 12 महीनों का मिलना चाहिए था। तो 12 महीनों के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 8,000 रुपीज मिलना चाहिए था। अरे 8,000 रुपीज मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए था? बोले 100% मिलना चाहिए था सर 8,000। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 8,000 मिला है क्या? अरे कहां मिला सर? हमें तो 4,000 ही मिला है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अभी भी एक्रूड है। एक्रूड है इसका मतलब हमारी इनकम तो हो गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो इसको भी क्या करना है? इस फंड में तो ऐड करना ही है। इसको हम बोलते हैं बेटा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लिख लेता हूं शॉर्ट में थोड़ा सा। और वो कितना है? 4,000। इससे मेरे पास कितना आएगा सर? मेरे लायबिलिटी साइड में आएगा फंड 86,000। और यहां पर दिखाना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्यों दिखाना पड़ेगा उसका मैं रीजन आपको वापस से बताता हूं। अगर रिसीव हो गया होता तब तो वो कैश में ऑलरेडी इंक्रीज हो गया होता, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर कैश इंक्रीज हो गया होता। लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमारी असेट्स में कोई इफेक्ट नहीं आया है, इसलिए वो हमें असेट्स में दिखाना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹4,000। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप एग्जांपल मेरे हिसाब से देख के जाइए, और अगर ये देख के जाते हो तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक फंड के अंदर कोई दिक्कत आएगी, वो भी नॉन असेट्स के अंदर। सर एक और पॉइंट बता दीजिए, अगर असेट्स वाला बता दोगे तो हमारे को फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल वही बताने वाला हूं। अभी जो मेरी क्लास होने वाली है वो इसी रिगार्डिंग होने वाली है
वो रिगार्डिंग ये है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाए, सारे ही फंड के रिगार्डिंग कराए, तो सारे ही फंड के रिगार्डिंग कराए, लेकिन किसी में असेट्स क्रिएट नहीं होती थी। बोले हाँ सर, मैं आपको वापस से बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन करवाए मैंने। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड था, लाइब्रेरी साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंस लेस और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट फंड ऐड कर दिया। बिलियर्ड मैच एक्सपेंस, इसके रिगार्डिंग कोई फंड ही नहीं है, सीधा का सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। रिसीव फ्रॉम सिनेमा टिकट आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखा दिया, और एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिया। फिर प्राइस फंड 1 लाख, तो प्राइस फंड को लाइब्रेरी साइड में, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, प्राइस फंड को इन्वेस्ट करने से वो 10,000 का उसमें ऐड किया, प्राइस अवॉर्डेड किए उसको लेस किया, और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 का लाइब्रेरी असेट साइड में दिखा दिया। अगला जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है वो यही किया था, प्राइस फंड 80,000, इन्वेस्टमेंट 80,000, डोनेशन फॉर प्राइस फंड ऐड किया था 12,000 और प्राइस अवॉर्डेड उसमें से लेस किया था, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ था 4,000 उसको भी ऐड किया था, और मेन जो था वो ये ऐड किया था कि अगर अक्रूड था वो भी मैंने उसके अंदर ऐड किया और उसको बैलेंस शीट कैसे साइड में भी दिखाया। ये तभी दिखाना पड़ेगा बेटा जब हमें रिसीव नहीं हुआ है, अदरवाइज अगर रिसीव हो गया होता तो यही दिखाना है, यहां नहीं दिखाना है। अदरवाइज नहीं हुआ है अगर रिसीव, तो दिखाना फंड में भी है और यहां पर भी है। सर अगर असेट्स वाला दिखा दो, असेट्स वाला समझा दो तो मजा आ जाएगा। ये वाला, ये हमारा असेट्स के रिगार्डिंग है, इसको भी समझा दूंगा पूरा का पूरा, और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में आपका कोई भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आए, तो आपको करना है। बोला ठीक है सर। सबसे पहले मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या है क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ कि एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹6 लाख। ये बोल रहा है कि आपने पूरे साल भर कंस्ट्रक्शन करवाया है, उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किए हैं, और वो कंस्ट्रक्शन किसका था, तो पैवेलियन का था, और 6 लाख रुपीज का आपने एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, एक्सपेंडिचर किया, कोई फंड है कि नहीं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो द कंस्ट्रक्शन वर्क इन द प्रोग्रेस, ये बोल रहा है कि अभी तक जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अभी तक प्रोग्रेस है, पैवेलियन पूरा नहीं बना है। पैवेलियन क्या है सर, ये हमारी असेट्स है। अरे बिल्डिंग होती है ना, वैसे ही पैवेलियन है, जैसे क्रिकेट मैच में आपने सुना होगा पैवेलियन वगैरह। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस नॉट येट कंप्लीटेड। ठीक है सर। अब देखो बात करते हैं, आपके पास पैवेलियन फंड था 31 मार्च 2019 को, वो था 8 लाख रुपीज। मतलब ये बिगिनिंग का है बेटा, 31 मार्च 19 को, मतलब लास्ट ईयर के एंड के अंदर, तो ये बिगिनिंग का है। बिगिनिंग में फंड कितना था, 8 लाख रुपीज। फिर ये बोल रहा है कि डोनेशन फॉर पैवेलियन रिसीव ऑन 15 सितंबर 2019 रुपीज 10 लाख। ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको साल लिख के बताता हूं, पहले तो ईयर बता देता हूं। देखना, जैसे मान लीजिए एक है 18-19, 31 मार्च 2019 को हमारे पास पैवेलियन फंड पड़ा था। जो हमारे पास पैवेलियन फंड पड़ा था 31 मार्च 19 को, वो 8 लाख का है। फिर ये तो हो गया पिछला साल, तो पिछले साल के एंडिंग में 8 लाख है, तो मतलब नेक्स्ट ईयर जो 19-20 जो होगा, 19-20 जो होगा, उसके अंदर तो ये बिगिनिंग में कितना आ जाएगा, 1 अप्रैल 2019 को भी ये कितना आ जाएगा, तो 8 लाख आ जाएगा। बोले यस सर। तो 1 अप्रैल 2019 के बाद में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 के बाद में, अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 15 सितंबर को और मिला आपको, वो कितना मिला है, 10 लाख मिला है। बोले हाँ सर। तो 8 लाख तो ऑलरेडी था और 10 लाख और मिला, वो भी फंड ही है। बोले ठीक है सर। और आपको कैपिटल फंड दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो 31 मार्च 19 को कितना दे रखा है, 20 लाख दे रखा है। मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूं, क्या क्या दे रखा है वो लिखता हूं यहां पर। देखो, ये जो बैलेंस शीट है बेटा, वो एज ऑन 31 मार्च 2020 है। ठीक है, बोले यस सर। एक तो दे रखा है बेटा हमारे को पैवेलियन फंड 31 मार्च 2019, मेरी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की, और पैवेलियन फंड दे रखा 31 मार्च 19 का, क्या बिगनिंग है कि नहीं है, बोले है सर। मैं यहां पर लिखूंगा पैवेलियन फंड, ये वाला, ये जो पैवेलियन फंड है वो दे रखा है 8 लाख रुपीज। पैवेलियन फंड, और वो है 8 लाख रुपीज। कब का है सर, बिगिनिंग का है। यहां तक कोई दिक्कत, बोले नहीं है सर। उसके बाद में हमें ड्यूरिंग द ईयर और डोनेशन मिला है, और वो पैवेलियन के लिए रिसीव हुआ, वो कितना हुआ सर, वो 10 लाख हुआ है। तो आप इसमें और ऐड करेंगे डोनेशन फॉर पैवेलियन फंड, बोले हाँ सर। तो वो कितना रिसीव हुआ है,
तो वो 10 लाख रुपीज रिसीव हुआ है। बोले यस सर। बताइए, ये तो पिछले साल का तो एंडिंग था, वो इस साल का ओपनिंग हो गया। बोला हाँ सर। तो अभी आपके पास टोटल फंड कितना हो गया सर? अभी हमारे पास टोटल फंड हो गया 18 लाख। 8 लाख प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 18 लाख। बोले यस सर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कैपिटल फंड ऑलरेडी दे रखा, वो कितना दे रखा? बोले 20 लाख दे रखा। अब देखना यहाँ है, ये है हमारा मान लीजिए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अलग तरह का फंड है, इसको जर्नल फंड भी बोल सकते हैं। कैपिटल फंड दे रखा आपको 20 लाख रुपीज बिगिनिंग के अंदर 31 मार्च 19 को। बोले हाँ सर, ये कैपिटल फंड दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट पहले तो समझाया था एक बार कि भाई असेट्स वाला फंड के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है। अब देखो क्या क्या चीजें मैंने ले ली है। पैवेलियन फंड 8 लाख का था बिगिनिंग के अंदर, कोई दिक्कत इसमें हो गया। ये 10 लाख, ये भी इसको रिसीव हुआ, ये भी हो गया। कैपिटल फंड मैंने अलग से 20 लाख दिखा दिया है। अरे आपने इस साल कुछ पैवेलियन बनाया है कि नहीं बनाया? तो लिखा हुआ है कि सर जो एक्सपेंडिचर हुए कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹6 लाख। इसका मतलब हो क्या आपने 6 लाख रुपए के पैवेलियन को कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जो एक्सपेंडिचर की है, तो उससे थोड़ा बहुत पैवेलियन बना तो होगा कि नहीं होगा? अरे थोड़ा बहुत क्या बना होगा? 6 लाख रुपए डाले हैं तो कुछ ना कुछ तो दीवारें तो बनी होगी। बोले यस सर। तो बनी होगी तो पैवेलियन को कहां दिखाना बेटा? वो हमें असेट साइड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी असेट्स है। तो पैवेलियन है लेकिन वो वर्क इन प्रोग्रेस है, या इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। और वो कितने से बना है? 6 लाख से बना है। अब सर आपका काम खत्म हो गया क्या? खत्म हो जाता, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि ये पैवेलियन फंड में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ नहीं यार। बोला हाँ सर चेंज नहीं हुआ। ये तो समस्या आ जाएगी, पैवेलियन तो बन गया। देखो पहले क्या होता था, अगर कोई स्पेसिफिक फंड होता था किसी इवेंट के लिए होता तो हम क्या करते, उसमें से लेस करते थे। यहां पर लेस कहां हो रहा है? यहां पर तो पैवेलियन बना तो पैवेलियन के साइड में दिखा दिया, बोला असेट साइड में दिखा दिया। तो सर क्या करें? इस फंड में से बेटा जितनी हमने असेट्स प्रीपेयर कर दी है उसमें से लेस कर दीजिए। लेस कर दीजिए पैवेलियन फंड में से। और क्या लेस करेंगे? लिखेंगे ट्रांसफर टू और क्या लिखना है सर? कैपिटल फंड लिखना है। ये याद रखिए बेटा। और कितना लिखना है? अरे जितने की असेट्स आपने बना दी हैं। तो असेट्स कितने की बनाई बोलिए सर? 6 लाख की। तो ये 6 लाख रुपीस आप लेस कर दीजिए, तो इससे आपका काम खत्म हो गया। ये 12 लाख अगर लेस किया है और कहां के लिए किया है? तो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड के लिए किया है, तो वापस से यहां ऐड कर दीजिए बेटा। और यहां क्या लिखेंगे? ट्रांसफर फ्रॉम क्या? अरे पैवेलियन फंड, ये हमारा पैवेलियन फंड से ट्रांसफर हुआ है। और कितने लाख रुपीस ट्रांसफर हुआ है? 6 लाख रुपीस ट्रांसफर हुआ है। और वहां पर कितना हो जाएगा? 26 लाख हो जाएगा। ये कहने का मतलब एक तो आएगा लायबिलिटी साइड में 12 लाख और एक आएगा 26 लाख। सर क्या फर्क पड़ता है? देखो अगर मैं लेस नहीं करता तो कितना आता है? यहां पर 18 लाख और यहां होता 20 लाख। 18 प्लस 20 इज इक्वल टू, वापस से बोल के बताइए, तो 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 38 लाख आता है कि नहीं आता? मैं आपको बता रहा हूं अभी भी 38 लाख ही आ रहा है। 18 में से 6 माइनस किया, यहां कितना बचा? 12 लाख। बोले हाँ सर। और यहां पर 6 लाख प्लस कर दिया तो यहां कितना हो गया? 26। और 26 प्लस 12 इज इक्वल टू अगेन 38 लाख। बोले हाँ सर। फिर तो कोई मजा नहीं आया सर। अरे मजा नहीं, अगर आप इसमें से पैवेलियन फंड में से जो आपकी बिल्डिंग बन रही है, पैवेलियन बन रहा है, वो आपकी असेट्स क्रिएट हो रही है, तो आप अगर अपना फंड कम नहीं करेंगे तो ये फंड हमेशा दिखेगा, पूरा पैवेलियन भी बन जाएगा लेकिन फिर भी आपका फंड कम नहीं होगा। इसकी वजह से हमें क्या करना है? पैवेलियन फंड में से जो आपके पास फंड था वो फंड में से लेस करो और उसको जर्नल फंड के अंदर डाल लीजिए, कैपिटल फंड के अंदर डाल लीजिए। आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। आपने 11 में भी पढ़ा होगा, असेट्स परचेज करते हैं वगैरह है। जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते समय अगर फर्नीचर लेके आते तो एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक साइड में फर्नीचर इंक्रीज होता है, दूसरी साइड में क्या इंक्रीज होता है? तो कैपिटल इंक्रीज होता है। बस यही काम है यहाँ पर। यहाँ पैवेलियन बनेगा जब जब फिक्स एसेट्स बढ़ेगी, हमारी क्या क्या बढ़ेगी बेटा? कैपिटल फंड भी बढ़ेगा। ये हमारा आज का क्लास का मेन मोटो था कि अगर आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी है तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करिए। फंड दे रखा है, अब वो दो तरीके से हो सकता है। क्या वो कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए दे रखा है या कोई असेट्स के लिए दे रखा है? स्पेसिफिक इवेंट के लिए दे रखा है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें कोई एक्सपेंडिचर हो तो उस फंड में से लेस कर दीजिए, और अगर उसमें कोई रिलेटेड कोई रिसिप्ट हो, इनकम हो, तो उसमें ऐड कर दीजिए। सर बिल्डिंग वाला अगर कोई असेट्स के रिगार्डिंग हो तो क्या करना है? तो वही फंड में से जब भी फंड आप यूज करते हो तो एक असेट्स बनाइए और उस फंड में जितने असेट्स बन गई हैं उस फंड में से तो लेस कर दीजिए, और जो लेस करते हो वापस से किसमें ऐड कर दीजिए? कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दीजिए। ये हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मेरे को ये चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन आप अपने नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, आप सैंपल पेपर से करें, कहीं से भी करें, और कोई भी दिक्कत आए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं, इसी तरह के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।